Passive voice we are already familiar. Active voice we are already familiar. All sentences that we speak, जो भी sentences हम बोलते हैं वो सभी कैसे होते हैं? Active. जैसे आपने कहा कि I am preparing for exam, तो ये क्या है? Active है. अब किसी ने कहा कि आपने कहा कि I am learning this topic attentively. Come on, say I am learning this topic attentively. So यहाँ पे I subject है, Yes, sir. am helping verb है, Yes, sir. learn Learning verb है. main verb है, Main verb. this topic Object है, attentively adverb. adverb है. So अगर आप इसका पैसिव बनाएं तो सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह This topic. और ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट की जगह, तो ये तो होना ही है. तो मेरा आपसे एक ही क्वेश्चन है कि अगर हमने इसका पैसिव मान लीजिए बना भी दिया, दिस टॉपिक इज, फिर क्या होगा? बीइंग लगेगा, लर्न्ड. माय ओनली क्वेश्चन इज व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मेकिंग दिस पैसिव? इस सेंटेंस का पैसिव बना करके हमें कोई बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ? इसका एडवांटेज क्या है? Those who have got great experience in active and passive, please reply. नहीं, इजी तो हम यहाँ थे ना. जैसे ये पानी पी रही है, बोलो शी इज ड्रिंकिंग वाटर. अब हम ये तो नहीं कहेंगे ना वाटर इज बीइंग ड्रंक बाय हर. तो इजीनेस कहाँ है, एक्टिव में कि पैसिव में? नेचुरल अप्रोच कहाँ है? कंफर्ट जोन कहाँ है? तो पैसिव सीखे क्यों? सर मुझे एक बार फील होता है जब सर आनंद सर डिक्टेट करते हैं, हिंदी में करते हैं, हमें इंग्लिश में लिखना होता है, तो उसी जैसे वो बोलते हैं सर वैसे लिखना होता है तुरंत. तो इसकी वजह से हम लोग को टाइम लगता है वर्ड को अरेंज करने में, उनको बोलते हैं. तो इसलिए हम जिस तरह से बोलते हैं उसी तरह पैसिव वॉइस में लिख सकते हैं, एक्टिव वॉइस में लिख सकते हैं. ऑब्जेक्ट को फोकस करके. एग्जैक्टली. किसने बोला? हु हैज सेड? यू हैव सेड. बिल्कुल सही आंसर. एक एग्जाम्पल दो अपना. या कौन से? नेचुरली we begin a sentence with a subject. Our focus is on subject. One who does the work in a sentence is called subject. For whom the work is done is called object. Whatever work is done is called verb or main verb. The words which show time are called helping verbs. Helping verbs help us in showing time. That is why they are called helping verbs. The remaining part of the sentence is what? Complement. The section which completes the sense of a sentence is called complement. तो देखिए आपके बेसिक्स मैंने क्लियर कर दिए.
कि one who does the work in a sentence is called subject, or for whom the work is done is called object. Whatever work is done is called verb or main verb. The words which show the time of action are called helping verbs, and helping verbs help करती है इसीलिए उनका नाम पड़ा helping verbs. और जो सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट है वो कौन है? कॉम्प्लीमेंट है, जो कंप्लीट करता है. So these are your basics. Is it true? So आपने बिल्कुल सही बात कही, लेकिन थोड़ा उसे एग्जाम्पल से समझा के कहिए. इधर आ जाओ. हाँ, तभी लोग उस बात को समझेंगे. कॉन्फिडेंटली बताइए. The teacher is teaching English. तो सर इंग्लिश जो है ऑब्जेक्ट है. द टीचर सब्जेक्ट हो गया. इज हेल्पिंग वर्क. और टीचिंग जो है वो जीरेंड वाले मतलब वर्ब नाउन है. ठीक है, तो इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट. सीधा बात ये बताओ, पैसिव वॉइस की इंपॉर्टेंस क्या है? सर ये सभी मतलब ऑब्जेक्ट को हमें फोकस करना होता है सर. एग्जैक्टली. कब? कोई एग्जाम्पल बताइए जिसमें हमारा फोकस ऑब्जेक्ट पे है. कैन एनीवन explain an example where our focus is on object? अभी जैसे आपके पास कॉल आ जाए, कोई पूछे क्या चल रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा? पैसिव वॉइस पढ़ाया जा रहा है. बोलो. इस समय आपका ध्यान इस बात पे नहीं कि कौन पढ़ा रहा है. इस समय आपका ध्यान है पैसिव वॉइस पढ़ाया जा रहा है. चलिए एक दूसरा एग्जांपल देते हैं. इसको मैं लिख लेता हूं. बोलो. पैसिव वॉइस पढ़ाया जा रहा है. कितना प्रैक्टिकल एग्जांपल है. और ये पैसिव वॉइस कितना इंपॉर्टेंट लग रहा है. सोचो अगर पैसिव वॉइस ना होता तो ये सेंटेंस हम कैसे बोल पाते? कभी बोल ही ना पाते, अटक जाते, एकदम से रुक जाते. इसका तो बनती ही नहीं, इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं. अब एक दूसरी बात, ऑब्जेक्ट पे फोकस होता है. जैसे बहुत दिनों से आपको बुक्स का इंतजार था, तो एकदम से आपने कहा बुक्स डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं, तो आपका ध्यान किस पर है? बुक्स पे है. आपका ध्यान डिस्ट्रीब्यूट कौन कर रहा है इस पे? बहुत दिनों से आप वेट कर रहे थे आईडी कार्ड इशू किया जाए, तो किसी ने आकर के बताया भाई आईडी कार्ड इशू किया जा रहा है. किसी ने आके बोला आपको ऑफिस में बुलाया जा रहा है. कौन बुला रहा है? वी आर नॉट बॉदर्ड. हमारा ध्यान किस पे है? आपको बुलाया जा रहा है. सो यहां पे हम लिख सकते हैं. अच्छा एक चीज और है, जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट पे ही ध्यान हो, कभी कभी हमारा ध्यान वर्ब पे भी होता है. जैसे तुम्हें सेलेक्ट कर लिया गया है, बधाई हो. बोलो. तुम्हें सेलेक्ट कर लिया गया है. यू हैव बीन सिलेक्टेड. बताइए हमारा ध्यान सेलेक्ट होने पर है कि नहीं? बोलो कौन किया? वी आर नॉट बॉदर्ड. उस पर हमारा ध्यान जा ही नहीं रहा. तुम्हारी जैकेट मिल गई है. अगर आपने फोकस करके कहा ये एसी कई बार रिपेयर हो चुका है, बोलो हु हैज रिपेयर्ड? वी डोंट नो. Our focus is this AC has been repaired many times. This is how passive voice is important. It's not a fake topic. It is not compulsory. It's necessity. It's a great necessity. कैसा लग रहा है पैसिव वॉइस के एडवांटेज जान करके? शायद आज के बाद तुम पैसिव वॉइस दोबारा पढ़ने का मन नहीं करोगे, क्योंकि इतना स्ट्रांगली मैं आज आपको कन्वे करने जा रहा हूँ. राइट? ठीक है, बैठे. तो सभी स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में लिख लें. पैसिव वॉइस इज
is very important in our communication. When our focus is on object or the action, on the object or the action of the sentence. जब हमारा फोकस इन चीजों पे होता है, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट पे या एक्शन पे, तो हमारा पूरा पूरा ध्यान किस पे जाता है? हमारे पास एक ही ऑल्टरनेटिव है, वो है पैसिव वॉइस. वी हैव ओनली वन वे टू फ्रेम such sentences, that is passive voice. तो ये जानना जरूरी था. बाकी सभी को पता है कि हम एक्टिव अगर सेंटेंस है तो हम पैसिव में कभी नहीं बोलेंगे. बताइए, कभी आज तक आपने बोला है? और सोचो अगर लोग अगर पैसिव में बोलने लग जाएं तो दुनिया कितने पीछे हो जाए. जो बातें आप बहुत ही कम समय में लोगों से कह पा रहे थे, वो बातें लोग बहुत दिनों बाद समझ पाएंगे, क्योंकि जो मेन आदमी वो लास्ट में आ रहा है. बोले एक्सरसाइज सॉल्व की जा रही है उसके द्वारा, बोले अगर वो पहले आए तो आदमी ज्यादा कंसंट्रेट करेगा. तो पैसिव वॉइस पढ़ाया जा रहा है, इसका इंग्लिश कौन बनाएगा? सभी को मेडिसिन फ्री में बांटी जा रही हैं. तुम्हारा फोन कई बार रिचार्ज किया गया है. तुम्हें 10% का इंक्रीमेंट दिया गया है. उसका टिकट कैंसिल कर दिया गया था. अब इसकी इंग्लिश अपनी अपनी कॉपी में लिखते रहो. उसे ट्रेनिंग के लिए दिल्ली भेज दिया गया होगा. तुम्हारी पेंसिल कई बार चुराई जा चुकी है. सो जेंटलमैन फर्स्ट सेंटेंस का इंग्लिश क्या होगा? पैसिव वॉइस पढ़ाया जा रहा है. अगर आप कहोगे पैसिव वॉइस इज टीचिंग, यानी कि पैसिव वॉइस पढ़ा रहा है किसी और को, हाँ, तो कौन बताएगा? बोलो बोलो. एग्जैक्टली. बैठ जाओ बेटा, लिख लो. और नेक्स्ट, सभी को मेडिसिन फ्री में बांटी जा रही है. So medicines are being distributed to everyone for free of cost. ओके, इस सेंटेंस में करेक्शन है, कोई करेगा? देखिए, यहां पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, सभी को और दूसरा है मेडिसिन. तो किसको प्रेफर करना चाहिए? सभी को प्रेफर करना चाहिए कि मेडिसिन को प्रेफर करना चाहिए? गलत. सभी को. बोलो, whenever there are two objects, we prefer live object as compared to non-living object. Here we have object, that's we. Everyone. और everyone के साथ क्या आएगा? बोलो, everyone is being distributed
I'm sorry, गलत हो रहा है since everyone is being provided medicines free of cost. ऐसे तो चूंकि सेंटेंस की डिमांड थी कि बांटी जा रही है, बोलो बांटी जा रही है, मेडिसिन्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू एवरीवन. दोनों ही सही है, लेकिन हम प्रेफर करेंगे इसको. अब डिपेंड करता है, जैसे यही सेंटेंस है, इस सेंटेंस की डिमांड है बांटी जा रही, तो लोगों को तो नहीं बांटा जा सकता, मेडिसिन को ही बांटा जा सकता है, तो उस हिसाब से फिर यही सही होगा. ठीक है, ओके, बी सीटेड. नेक्स्ट. Your phone has been recharged many times. बिल्कुल सही है. Your phone has been recharged many times. All right, next. Sir, you got 10% increment. नहीं, you got का मतलब है तुम्हें मिला, एक्टिव हो. किसको मिला? तुम्हें मिला. पाया किसने? तुमने, यानी कि सब्जेक्ट है. ऑफर लगाइए, ऑफर. यू हैव बीन ऑफर्ड 10% increment. कौन सी? You have been offered the increment of 10%. Okay, next. हाँ. Sir, offered की जगह rewarded. Why not? We can use it. That is also a good word. Use incremented also. No. Your salary has been incremented. इंक्रीमेंट अगर वर्ब के रूप में लेंगे तो फिर सैलरी लाना पड़ेगा ना, क्योंकि इंक्रीमेंट किसको किया गया है? सैलरी को. ऐसे. हाँ बेटा, नेक्स्ट. Her ticket had been cancelled. यू राइट. हर टिकट हैड बीन कैंसल्ड. अब पैसिव वॉइस में पास्ट में था, इसलिए हैड लग रहा है. गुड. नेक्स्ट. I have been sent to Delhi for training. दिया गया होगा, इट्स इन फ्यूचर, तो क्या होगा? He had been. नहीं, ही विल हैव बीन. He will have been. फ्यूचर में जा रहा है ना. बोलो, ही विल हैव बीन सेंट टू दिल्ली फॉर ट्रेनिंग. For training. ऑलराइट, Yes. फ्यूचर को पहचाना. नेक्स्ट. Your pencil has been stolen many times. योर पेंसिल हैज बीन स्टोलन मेनी टाइम्स. अब ध्यान से सुनिए, समझिए कि पैसिव वॉइस की इंपॉर्टेंस अगर समझ में आ गई है तो सीधा टारगेट अब हमारा है क्या? हाउ टू मेक पैसिव. क्या टारगेट है? तो इसके बारे में कौन बताना चाहेगा? हाउ टू मेक पैसिव के बारे में. हेडिंग हेलो, हाउ टू मेक पैसिव. आपको ये भी पता चल गया कि किसी सेंटेंस को एक्टिव क्यों कहते हैं और किसी सेंटेंस को पैसिव क्यों कहते हैं. एक्टिव मतलब चुस्त और पैसिव मतलब सुस्त. तो कोई सेंटेंस क्यों एक्टिव है, क्यों सुस्त है, क्यों चुस्त है, समझ में आ रहा है? पक्की बात. सेंटेंस की एनर्जी कहाँ है? सब्जेक्ट में, क्योंकि मेन आदमी कौन है? जो काम करे. अब बेचारा जब वही नदारत हो जाए तो सेंटेंस सुस्त तो हो ही जाएगा. इसको भी लिख लेते हैं ऊपर ही. हाँ, ये बहुत जरूरी है, चुस्त एंड सुस्त, इसको समझना. बोलो, a sentence whose subject is absent or it is at last of the sentence is called passive. It is absolutely lethargic. No energy is there. क्योंकि सेंटेंस का जो चिराग है
जो मेन आदमी है वो बुझ चुका है। बुझा नहीं मतलब आखिरी में है या कहीं कहीं है ही नहीं। और जो सेंटेंस जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वही कौन है? एक्टिव है। कम ऑन से एवरीवन, अ सेंटेंस which begins with its subject is active as subject is the cynosure of the whole sentence. पूरे सेंटेंस का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन है? सब्जेक्ट। वो है तो सेंटेंस है, और वो नहीं है तो सेंटेंस पैसिव है। आपने शुरुआत में सेंटेंस ही पढ़ा था, क्या आपने शुरुआत में एक्टिव पैसिव पढ़ा था? और जब से आपने होश संभाला है कैसे सेंटेंस बनाए? क्या आपने कभी सेंटेंसेस पैसिव बनाए? आपने कभी नहीं कहा होगा कि ये काम कर दिया गया है मेरे द्वारा। आप हमेशा बोलते हैं ये काम मैंने किया। गॉट इट? सो हाउ टू मेक पैसिव में कोई अपनी बात कहना चाहेगा नटशेल में? बोलो, हाउ टू मेक पैसिव। लेट्स डिस्कस। एनीवन? पैसिव वॉइस बनाना किस पे आधारित है? सबसे पहले तो इसी बात कर लेते हैं। हाँ नहीं, ऑब्वियसली पैसिव आधारित है एक्टिव पे, और एक्टिव सेंटेंस की क्लासिफिकेशन पे आधारित है। बोलो, द फॉर्मेशन ऑफ पैसिव इज जस्ट based on the categories of active sentences. अगर मेन कैटेगरीज हमें पता चल जाए तो हमारा काम बन जाए। सो मेन कैटेगरीज बच्चों कितनी होती हैं? सेंटेंस की कैटेगरीज मेन कौन है? बोलो, टेंस शोज टाइम। Time is the natural concept. There is no role of language because the concept of tense is common in all the languages. ऐसा नहीं कि लैंग्वेज के आधार पे टेंसेस अलग अलग है। हिंदी में टेंस अलग है, अंग्रेजी में अलग है, पंजाबी में अलग है। क्या था, आपने सुना क्या? क्या हिंदी में और अंग्रेजी में टेंसेस सेम हैं? जी हाँ, हिंदी में कहते हैं वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल। इसी तरीके से टेंस जो अंग्रेजी में है वो कितने प्रकार का है? बोलो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जिस तरह से आप बोलते हैं टुडे, यस्टरडे, टुमारो, कम ऑन से, द वे वी से टुडे, यस्टरडे, टुमारो, in the same manner, there are only three tenses. Three tenses. Present, past, future. हम तीन ही टेंस में जीते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जिस तरह से आज की बातें हैं वो कौन है? कल की बातें जो थी वो क्या थी? आने वाली कल में जो बातें होंगी वो किस में होंगी? टुमारो, फ्यूचर, राइट। और आप कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, जैसे आपने कहा कि मैं क्लास में हूं। बोलो, आई एम इन क्लास। मैं क्लास में था। वो क्लास में होगा। अब आप तीनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखें तो एक्चुअली तीनों सेंटेंसेस में क्या बदल रहा है? और टेंस को रिप्रेजेंट करने का जो वर्ड है वो कौन है? वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब। तीनों में बदल रहा है कि नहीं? हेल्पिंग वर्ब तो यही होता है ना। सो अगर कभी कोई पूछे टेंसेस क्लियर हैं, बोलिए यस
एब्सोल्युटली क्लियर। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमारे टेंसेस क्लियर नहीं है, इसीलिए हमारे सेंटेंसेस गड़बड़ है। अभी क्लियर हो गए कि नहीं? श्योर? नाउ टेंसेस क्लियर करने के बाद हम आपको ले चलते हैं कैटेगरीज ऑफ सेंटेंसेस। किस पे? सो देयर आर 4 categories of actions. Action oriented sentences. एक्चुअली सेंटेंसेस भी 2 तरह के होते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एक्शन आता है और ऐसे सेंटेंसेस जिनमें एक्शन नहीं आता है। एक्शन माने काम। क्या आप बता सकते हैं ऐसे कौन सेंटेंस जिसमें एक्शन नहीं आता है? आई एम अ स्टूडेंट, बिल्कुल सही आपने कहा। बोलो, द सेंटेंसेस in which there is no action are called simple sentences. Their objective is to show the things. That's it. उनका ऑब्जेक्टिव होता है केवल चीजों को शो करना। और ऐसे केसेस में चूंकि टेंस 3 ही है, तो शो करने के लिए अगर आपको कुछ प्रेजेंट में शो करना है तो आप क्या लगाएंगे? पास्ट में शो करना है तो, फ्यूचर में शो करना है तो विल बी एंड शैल बी। और ये सेंटेंसेस बहुत ही सिंपल हैं। जैसे आपने कहा हम भारतीय हैं, कौन से? वी आर इंडियंस। उस दिन वो मीटिंग में था, उसका मूड ऑफ होगा। ये प्रोडक्ट एक्सपेंसिव होगा। नहीं, होगा। मस्ट भी नहीं, विल बी। जैसे आपने कहा कि क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, मेरे बैग में कई बुक्स हैं। IMA की ट्रेनिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। वे लोग नर्वस थे। लेकिन हम लोग कॉन्फिडेंट थे। उस दिन तुम किसके साथ थे? ना क्वेश्चन है, तो दैट डेफिनेशन होगा। क्या वो मीटिंग बहुत जरूरी थी? तुम्हारे पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्यों हैं? तो ये सभी सेंटेंसेस कैसे हैं? सिंपल है। क्यों सिंपल है? क्योंकि इनमें चीजों को केवल दिखाया जा रहा है, कोई एक्शन है। तो यहां पे एक हम लोग नोट लिख सकते हैं, हेडिंग डालो, नोट। वी कैनॉट मेक passive voice of simple sentences because there is no main verb. Such sentences will remain same if they are added with action oriented sentences. अगर ये सेंटेंसेस कहीं लग भी गए तो ये वैसे ही बने रहेंगे जैसे हैं, और इनका पैसिव बिल्कुल नहीं बनेगा। बोलो, बात समझ में आई?
और उनका पैसिव बनेगा जिनका बनाया जा सकता है, उनका नहीं बनेगा जिनका पैसिव बनने लायक नहीं है। हैव यू अंडरस्टूड? जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस हमने दिया आपको, पहले इस चीज को क्लियर कर देते हैं। जैसे आपने कहा कि दैट पेपर वॉज कॉम्प्लेक्स बट माई फ्रेंड्स वर सॉल्विंग इट डेक्स्टरसली। डेक्स्टरसली मतलब समझते हैं? एफिशिएंटली। सो अब आप ही बताइए, इसका पैसिव वॉइस तो बनना नहीं है, बनेगा? तो ये ऐसे ही रहेगा आपका, सिंपली सेंटेंस रहेगा दैट पेपर वॉज कॉम्प्लेक्स बट, अब आगे का जो पार्ट है वो बन जाएगा कैसे? बट इट वॉज बीइंग डेक्स्टरसली बाय माय फ्रेंड्स। बोलो समझ में आया? दिस विल रिमेन सेम। अब यहां पे बात हो रही थी कि भाई सिंपल सेंटेंसेस तो काम ही खत्म हो गया, उनसे पीछे ही छूट गया। क्यों? सिंपल सेंटेंसेस से पीछे छूट गया कि नहीं? उनका पैसिव बनना ही नहीं है, वो एज इट इज ऐसे ही रखे रहेंगे। अब पैसिव बनना किसका है? एक्शन ओरिएंटेड सेंटेंसेस का। तो एक्शन ओरिएंटेड सेंटेंसेस कौन कौन होते हैं? बोलो। कंटिन्यूअस, परफेक्ट। मेनली ये दो ही कैटेगरीज होती हैं। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? बोलो। वर्क इज गोइंग ऑन, ऑलवेज आईएनजी फॉर्म। एंड परफेक्ट का मतलब क्या होता है? सुनो, जिसको आता है वो शांत रहेगा और जिसको नहीं आता है वो ध्यान से सीखेगा, कोई भी लबरियाएगा नहीं। मतलब मैं यही बस इस क्लास में होने लग जाता है, जैसे सिंपल पढ़ाई लग जाओ तो वो उछलने लग जाते हैं जिनको ये ना करिएगा। आई हेट दिस। रीजन बीइंग, जब कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं तो बेसिक से कॉन्सेंट्रेट करने दो, और आपको आता है तो आप बताइए। और परफेक्ट का मतलब है वर्क इज डन, और इसमें हमेशा वर्क की कौन सी फॉर्म आएगी? देखिए यही दो मेन हैं, इन्हीं दो से दो और बनाए गए, उनके नाम बताइए। तो तीसरा एक बन गया कौन सा? तो जब इन्हीं से बना है तो आप समझ गए होंगे इस परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस में क्या है। मतलब परफेक्ट का मतलब क्या है? डन। तो इसमें वर्क इज डन भी होता है और वर्क इज गोइंग ऑन भी होता है। कोई एग्जाम्पल से समझाए, कोई एक ऐसा एग्जाम्पल दे परफेक्ट कंटिन्यूअस का जिसमें समझ में आए कि हाँ वर्क डन भी है और वर्क गोइंग ऑन भी है। वो 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ रही है। बिल्कुल सही आपने कहा। बोलो, वो 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ रहा है। इसमें परफेक्ट क्या है? 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ रहा है। यहां पे ये जो 2 आवर्स हैं इन्हें हम कह रहे हैं परफेक्ट। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि these 2 hours are over। बोलो, these 2 hours are over and पढ़ रहा है। इसको हम कह रहे हैं कंटिन्यूअस, और जो कि सही भी है, जारी भी है। तो हुआ ना कॉम्बिनेशन। अब कौन बताएगा तीसरी कैटेगरी कौन है? इंग्लिश। इंग्लिश कैटेगरी कहाँ है? इंग्लिश तो ऑब्जेक्ट है, इसका इंग्लिश तो यही हो जाएगा, ही हैज बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 2 hours। ठीक।
अब मैंने आपसे पूछा इसकी एक कैटेगरी और, उसका नाम क्या है? Indefinite. इंडेफिनिट है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब एक प्रश्न उठता है, इंडेफिनिट का अर्थ होता है साधारण नहीं होता है, साधारण तो सिंपल होता है। नॉट डेफिनेट, अनसर्टेन। तो मेरा यहां पे एक क्वेश्चन आ रहा है कि इंडेफिनिट सेंटेंस में ऐसा क्या अनसर्टेन होता है जिसकी वजह से इसका नाम इंडेफिनिट पड़ा? किसने कहा टाइम? स्टैंड अप। बोलो, मैं सुबह 6 बजे उठता हूं। देखो टाइम है कि नहीं, और ये इंडेफिनिट भी है। सही बात है। बोलो, आई गेट अप एट 6 AM इन मॉर्निंग। सर इसमें एक्शन है। एक मिनट, एक बच्चे ने कहा था ऑब्जेक्ट नहीं होता, कौन कहा था? एक्शन नहीं होता, कौन कह रहा था? सर एक्शन, यस सर। सर इसमें एक्शन डेफिनेट नहीं होता है। एक्शन तो है उठना। सर हाँ, सर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, पॉइंट ऑफ टाइम भी है, यूज होता है सर पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम भी आता है। जैसे मैं यहाँ 2 घंटे बैठता हूँ, आई सिट हियर फॉर 2 hours। बोलो, आई सिट हियर फॉर 2 hours। सर उठना तो एक स्टेट है ना। हाँ? उठना तो किस मतलब नहीं, मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ, आई स्टडी फॉर 2 hours। तो फॉर 2 hours ड्यूरेशन ही तो हुआ, इंडेफिनिट टाइम हुआ ना। और मैं 2 बजे पढ़ता हूँ, आई स्टडी एट 2 o'clock, तो डेफिनेट टाइम भी हुआ। दोनों ही टाइम इसमें आते हैं। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। और भी देखो, जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करो। जैसे एक बच्चे ने भी छोड़ते ही कहा था ऑब्जेक्ट इसमें नहीं होता है, कौन था वो? अरे बोला तो उसको क्लैरिफाई करो। अगर आप कह रहे कि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो मैं आपको दिखा दूं ऑब्जेक्ट भी होता है। जैसे आपने कहा कि मैं 2 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूं। बोलो, आई टीच 2 होम ट्यूशंस। ये देखो, ट्यूशन की स्पेलिंग में क्या गलती है? और TUI, ट्यूशन। तो यहाँ पे ये देखो, 2 होम ट्यूशंस क्या है? ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट फॉर्म आती है, वो बात तो सही है। सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ये बात तो सही है। लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने की वजह से इसका नाम इंडेफिनिट पड़ जाएगा क्या? इसमें ING आ रहा है कंटिन्यूअस में, तो ऐसा तो नहीं इसका नाम कुछ और पड़ गया, इंगिंग पड़ गया। मेरी गाड़ी फंसिंग ना हिलिंग ना डुलिंग, बस पुक पुक करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि इंगिंग इंगिंग इंगिंग। इनका नाम कंटिन्यूअस रखा गया है, मतलब ऐसा नहीं कि इंगिंग सेंटेंसेस या इसमें V3 सेंटेंसेस। तुमने कुछ कहा था, वो सही कहा था, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। सर मैं इन दोनों एक्शन। हाँ, सर जैसे हम कंटिन्यूअस में देख रहे हैं कि काम हमारा अभी चल रहा है। come this side, you explain to everyone। अब देखो कम्युनिकेशन स्किल की कितनी जरूरत है, तभी आप अपनी बात दूसरों को समझा सकते। यस, नाउ लिसन। जैसे हम देख रहे हैं, मतलब नीचे के सेंटेंसेस को देखें सर सर कॉन्टिन्यूस में होता है, जैसे जो एक्शन चल रहा है हमारे सामने, जो अभी प्रेजेंट में है, तो उसको हम कॉन्टिन्यूस कहते हैं। एंड परफेक्ट, सही बता रही। परफेक्ट में जो काम हमारा कंप्लीट हो चुका है उसको परफेक्ट कह पा रहा है। एंड देन इंडेफिनिट में से जैसे कि मैं खाना खाती हूँ या फिर मैं कोई भी काम करना है सर, उसमें हम एक्शन नहीं शो कर पा रहे हैं सीधा बोलो, सर। neither done nor going on। बोलो, neither done nor going on। so indefinite। यहां पे यही डेफिनेट नहीं है कि काम हो रहा है कि काम हो चुका है, ऐसे बताना चाहिए। बोलो, indefinite sentences
आर सच। लिख लो सब लोग अपनी कॉपी में, बहुत ही जरूरी डेफिनेशन है, पता नहीं कब कौन सा बच्चा तुम्हें पूछ के अटका दे। बोलो, इंडेफिनिट सेंटेंसेस आर सच सेंटेंसेस in which neither the work is going on nor the work is done. Since it is not definite whether it is perfect or continuous, so it is called indefinite. क्योंकि यहाँ पे निश्चित ही नहीं है कि काम परफेक्ट है कि कंटिन्यूअस है, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं? इंडेफिनिट कहते हैं। बोलो, सत्य का एहसास हुआ कि नहीं? इन सभी सेंटेंसेस में काम इंडेफिनिट ही है, इसीलिए इन सेंटेंसेस को क्या कहा जा रहा है? इंडेफिनिट। चलिए, आज के बाद इन चारों कैटेगरीज में कभी कंफ्यूजन होगा? अब एक ही बात है, इनकी हेल्पिंग वर्ब्स हम सीख लेते हैं। कितने बच्चों को कंफ्यूजन होता है हेल्पिंग वर्ब्स में? किसी को नहीं? सभी को हेल्पिंग वर्ब्स पता है? नहीं, अगर कंफ्यूजन होता है तो हाथ खड़ा करो। कौन, किसको उसको होता है? क्या हेल्पिंग वर्ब्स एक बार बता दी जाए? बता दो ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं है। आज मैं आपको ऐसा सोल्यूशन दूंगा कि हेल्पिंग वर्ब्स आप कभी नहीं भूलेंगे। ये मुस्कुराते हुए आप जो कह रहे हैं हल्के से बता दीजिए, आज के बाद आप नहीं कहेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब्स को कैसे कंट्रोल में रखें उसका तरीका मैंने शायद बताया है, नहीं बताया? कैसे हेल्पिंग वर्ब्स को मेमोराइज करें। फिलहाल ऐसे आप लोग अपनी अपनी कॉपी में ऐसे बना लें। अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है बच्चों, तो यहां पे आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V1 प्लस S और ES आएगा, और प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो केवल क्या आएगा? V1 आएगा। समझ गए? और डूडस फिर कहां आता है? हाँ, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डू डज आता है। जो कि डू आता है वो आता है प्लूरल के साथ। और इंग्लिश में प्लूरल होते कौन कौन है? आई, यू, वी, दे। और डज आता है किसके साथ? सिंगुलर के साथ। सिंगुलर कौन कौन होते हैं? बोलो, कोई शक? आगे बढ़े। अब बात आती है पास्ट इंडेफिनिट की। तो पास्ट इंडेफिनिट में V2 लगता है सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ। लेकिन ये सिंपल सेंटेंसेस में लगता है, ठीक। और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में क्या लगता है? डिड लगता है दोनों के साथ, सिंगुलर के साथ भी प्लूरल के साथ भी, अगर आपके सेंटेंसेस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर? अब आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। नो, हु इज दिस? इज दिस अर्जेंट?
No, sir. Then you can bear for next 10 minutes. Future indefinite. बोलो will shall. रोहित तुमने ऐसा इसलिए तो नहीं कहा कि ये तो टॉपिक में आता है? No, sir. सोच रहा हम कुछ जरूरी काम कर लें. आगे यू कैन गो बाय द वे, क्योंकि इसके मन में कुछ और चल रहा है. इसे रोकना मुनासिब नहीं है. अब इसे जाने ही दो. जाओ बेटा, तुम जरूरी काम करके आओ. नहीं होता है, जैसे कुछ आता है तो लगता है अरे ये चलता ही रहेगा. एनीवेज, इस तरह की लर्निंग जरूरी है. इस लर्निंग के बाद आपको समय नहीं लगेगा पैसिव वॉइस सीखने में. ऑलराइट, सभी हेल्पिंग वर्ब्स क्लियर? कोई ये तो नहीं कह रहा सेंटेंस बना के बताओ? कहना भी नहीं, क्योंकि मैं अभी नहीं बताने वाला. अब आते हैं कंटिन्यूअस में. बोलो कंटिन्यूअस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस is with singular, am with I, are with plural, past continuous, was with singular, were with plural, बोलो फ्यूचर कंटिन्यूअस. दिस इज विल बी शैल बी. विल बी विद सिंगुलर एंड शैल बी विद प्लूरल. अब आती है बारी किसकी? परफेक्ट की. तो परफेक्ट के केस में क्या होगा? हैज किसके साथ और हैव किसके साथ? एग्जैक्टली. पास्ट परफेक्ट में क्या होता है बच्चों? हैड. बोलो सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल. दोनों के साथ लगाओ. फ्यूचर परफेक्ट will have with singular, shall have with plural. ठीक. अब एक ही केस बचता है, वो कौन सा है? परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा? बोलो has been, have been, has been with singular, have been with plural, past perfect continuous, had been with singular as well as plural, future perfect continuous. बोलो will have been with singular, shall have been with plural. All helping verbs are over. Come this side, gentlemen. Testing begins. Look straight. उस दिन उसने मुझे पार्टी में नहीं बुलाया. सेंटेंस की इंग्लिश बनाओ. उस दिन लिख लेता हूँ फिर बताता हूँ. उसने मुझे पार्टी में नहीं बुलाया. अब देखिए, सबसे पहला जब भी आप सेंटेंस बनाया करें, सबसे पहला वर्क आपके मन में आना चाहिए
कि इस सेंटेंस का टेंस क्या है? पास्ट टेंस है, नेगेटिव है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? तुम्हारा मन नहीं लग रहा है क्या पढ़ने में? तो अभी तुम बता ही नहीं पा रहे हो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? उस दिन से पता चल रहा है कि ये पास्ट है। यस सर। क्यों? किससे पता चल रहा है पास्ट है? तो क्या बनेगी इसकी इंग्लिश? Sir, he did not. He did not invite me that day party. He did not invite me that day in party. Come on, say everyone. He didn't invite me that day in the party. एक सेंटेंस और बनाएंगे। वो बहुत देर से बेचैनी महसूस कर रहा है। एंग्शियसनेस और महसूस करने की यहां पे फील मत लगाइए, क्योंकि फील एक स्टैटिक वर्ब है। कैसी वर्ब है? कल की क्लास में बताया था ना, कल स्पोकन इंग्लिश क्लास में मैंने बताया था स्टैटिक वर्ब्स कौन सी होती, कौन कौन था? बस बाकी लोग भी रहा करो। स्टैटिक वर्ब मतलब जिनका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता। स्टैंड अप, बता दो सबको कौन कौन सी है वर्ब्स। फील, कंफर्टेबल। हाँ, कंफर्टेबल वैसे वर्ब ही नहीं होता, एडजेक्टिव है। अगर हमें बताया था नहीं, ऐसा नहीं कि आई एम फीलिंग कंफर्टेबल कहेंगे, आई एम कंफर्टेबल बोलेंगे। और नहीं याद आ रही, ये तो गलत बात है, तुम हो के भी वो बात नहीं है। जैसे आपका वर्ड है फील, रिक्वायर, लव, अंडरस्टैंड, सी, इनका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है, Sir, abstract verbs. इनको स्टैटिक वर्ब्स कहते हैं। और क्या हो सकता है? और कोई नहीं लिखा? यही है सिर्फ। इतनी है? और भी होती है, जैसे आप कह सकते हैं डिफरेंट तरीके से आप कह सकते हैं। जैसे ही इज फीलिंग एंग्शियसनेस, ये गलत है, मतलब सिंटैक्टिकली सही है, सिमेंटिकली गलत है। आप बताइए, एंग्शियसनेस अगर कोई है तो क्या वो लगातार फील करेगा? अरे वो एक बार एंग्शियस हो गया वो बना ही रहेगा। ऐसा नहीं ना सर, उसने 40% फील किया है, 60% अभी देर से कर रहे हैं ना सर। चल रहा है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस ऑड होते हैं, इसे बनाना चाहिए। बोलो, he has been anxious for a long time। देखिए कहीं आईएनजी नहीं आया, या अगर आपको गेटिंग लगानी है, he has been getting anxiousness for a long time। ऐसे इनकी इंग्लिश बनेगी। फीलिंग होता ही नहीं है। जैसे आई फेल्ट इट, है ना, आप क्या कहते हैं? मैंने ऐसा महसूस किया, आई फेल्ट इट। ओके, बैठ जाओ। सो आज के इस डिस्कशन से क्या मैं ये मानूं कि आपका हेल्पिंग वर्ब अच्छा हो गया है? आपका असाइनमेंट है कि हेल्पिंग वर्ब को कुछ इस तरह से अपने माइंड में रिलेट करके आए कि आपसे कोई भी सेंटेंस पूछा जाए और आप उसकी इंग्लिश बता दें। कैसा रहेगा? ऐसा करने से आपके 2-3 टॉपिक्स बहुत अच्छे होने वाले हैं। कम ऑन, से विद मी। एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कंडीशनल सेंटेंसेस, पार्टिसिपल्स, कॉजेटिव वर्ब्स,
ये पूरी सीरीज आपकी कवर होने वाली है, लिख लो इसको। एक्टिव एंड पैसिव, सर व्हाट इज पॉजिटिव डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, कंडीशनल सेंटेंसेस, कॉजेटिव वर्ब्स, पार्टिसिपल्स। ये पूरा कितने टॉपिक्स हो गए टोटल? 6 टॉपिक्स ना, नहीं 5। ये 5 टॉपिक्स आपके पूरे के पूरे आधारित हैं किस पे? सेंटेंस फॉर्मेशन पे। और आज चुपके चुपके हम लोगों ने टेंसेस एंड सेंटेंस फॉर्मेशन पढ़ ही लिया। एक टॉपिक ये पता भी नहीं चला और हो गया। Got it? क्योंकि ये टॉपिक जो है ये एक्टिव पैसिव का बैकअप है। अगर ये है तो एक्टिव पैसिव है, और अगर एक्टिव पैसिव है तो फिर बैकअप आपको मिलेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर अच्छे से आ गया तो ये आपको बहुत अच्छे से आने वाला है। और ये पढ़ाने में ज्यादा नहीं, केवल 1 वीक लगना है। 6 days 6 टॉपिक्स। इसकी शर्त है कि आप टेंसेस में स्ट्रांग बने, आपका सेंटेंस क्विकली बने। हिंदी का वाक्य दिमाग में आते ही फटाक से आपका सेंटेंस बन जाए, चाहे वो रिटन इंग्लिश हो या फिर स्पोकन इंग्लिश हो, दोनों में ही। यही बोलने में भी हेल्प करता है। ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जिसको इतनी इंग्लिश आ गई, इसे हम लोग कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स। क्या कहते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स। और इसे हम कहते हैं एनालिटिकल सेक्शन। अब आपका इंग्लिश का एनालिटिकल सेक्शन कौन है? पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स, ठीक है, स्पॉटिंग एरर्स, रिकॉग्निशन ऑफ टर्म्स। ये आपका बैकअप जो है ये एनालिटिकल सेक्शन इंग्लिश में हेल्प करेगा। राइट? सभी लोग सहमत हैं? तो एनालिटिकल सेक्शन पहले पढ़ा जाए कि पहले बेसिक पढ़ा जाए? बेसिक पढ़ लीजिए पहले। और अगर ये बेसिक अगर आ गया अच्छे से, तो आपका जो रीडिंग वाला सेक्शन है, PQRS, पैसेजेस, जंबल्ड सेंटेंस, उसमें बैकअप मिलने वाला है। डू यू ऑल एग्री विद दिस? सो ये जो वीक है, कमिंग वीक, उसमें आप ये 6 टॉपिक्स में अपना बेस्ट दे दीजिए। सर पॉजिटिव वर्ब क्या होती है? पॉजिटिव वर्ब्स मैंने आपकी क्लास में पढ़ाया है, किसी को आता है? कोई बात नहीं, हम पढ़ाएंगे फिर। ठीक है, डोंट वरी। ऑलराइट गाइस, सो शैल वी वाइंड अप द सेशन? सो अगले हफ्ते मिलते हैं। आपका होमवर्क है कि टेंसेस को बहुत ही बारीकी से पढ़ करके आए, और यहां आकर के कहें कि सर हमसे पूछिए।